नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज है 14 अगस्त। हम आज का पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो हमारे आने वाले एग्जाम्स IAS, PCS, SSC के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मंदिर, मठ व ट्रस्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है बिहार। बिहार की सरकार ने राज्य के सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। बात अगर बिहार की करें साथियों, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार, जबकि वर्तमान बिहार में 2 डिप्टी CM हैं। एक हैं सम्राट चौधरी और दूसरे हैं विजय कुमार सिन्हा। तो मुख्यमंत्री बिहार के हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा। राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र आलेकर जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा साथियों, बिहार का जो राजकीय पशु है वो है बैल यानी वृषभ। राजकीय पक्षी की बात करें तो गौरैया है। राजकीय जो वृक्ष है वो है पीपल, जबकि राजकीय पुष्प है गेंदा। मित्रों, बिहार में आपको यूनेस्को का एक महत्वपूर्ण वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल मिलेगा, जिसका नाम है महाबोध। गया में स्थित जो महाबोध है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर बात करें देश में, तो उनकी संख्या है 42 यानी 42। तो अगर पूछे देश में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो 42 है। बिहार में कितना है, तो 1। उसका क्या नाम है? बोध गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट देश का कौन सा है, तो लेटेस्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट साथियों वो होयसल मंदिर का परिसर है, जो राजा विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया था। ये लेटेस्ट यानी 42वां आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके पहले धौलावीरा जो गुजरात में है, उसे 2023 में डिक्लेयर किया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को भी 2022 में ही डिक्लेयर किया गया था। जबकि 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में शांति निकेतन को डिक्लेयर किया गया था। अब 2024 में होयसल मंदिर परिषद को डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टोटल संख्या देश में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की है 42। बिहार में कितना है? 1। क्या नाम है? बोध गया। बिहार के अंदर एक महत्वपूर्ण आपको नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो महर्षि वाल्मीकि जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? बिहार में। अच्छा साथियों, भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो इनकी संख्या है 106। टोटल देश में जो नेशनल पार्क हैं 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है रायमोना नेशनल पार्क। जो रायमोना नेशनल पार्क है साथियों, ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा असम में, और ये देश का 106वां राष्ट्रीय उद्यान है। अगर मैं बात करूं साथियों, तो देश का अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देश का सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, और हेमिस नेशनल पार्क आपको मिलेगा लद्दाख में। इसके अलावा रायमोना से पहले असम में ही नेशनल पार्क बनाए गए थे, जिसका नाम था दहिंग पटकई। ये 105वां नेशनल पार्क था, जबकि रायमोना 106वां नेशनल पार्क है। तो टोटल देश में 106 नेशनल पार्क हैं। बिहार की बात करूं तो महर्षि वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको मिलेगा। अगला सवाल है साथियों कि वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? आपको बताना है कि वैश्विक लीग कबड्डी की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
पंजाब या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी हरियाणा ने वैश्विक कबड्डी लीग की शुरुआत की है। साथियों, अगर मैं बात हरियाणा की करूं तो हरियाणा के वर्तमान जो सीएम हैं उनका नाम है नायब सिंह। तो नायब सिंह जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा अगर गवर्नर की बात करूं कि यहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो बंडारू दत्तात्रेय साहब, बंडारू जो दत्तात्रेय साहब हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय इस समय हरियाणा के गवर्नर हैं, जबकि नायब सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा का साथी जो राजकीय पशु है वो काला हिरण है। जो काला हिरण है वो हरियाणा का राजकीय पशु है। राजकीय अगर पक्षी की बात करूं तो ये काला तीतर है। काला तीतर हरियाणा का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा राजकीय वृक्ष की बात करूं तो राजकीय वृक्ष है इसका, साथियों ये याद नहीं आ रहा है। राजकीय पुष्प की अगर बात करें तो राजकीय पुष्प है कमल। जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो हरियाणा का राजकीय पुष्प है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कि NIRF 2024 की जो रिपोर्ट आई है, अभी 24 में जो रिपोर्ट आई है उसमें कौन सा संस्थान, शिक्षण संस्थान है वो प्रथम स्थान पर रहा? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर या IIT मद्रास? इसका सही आंसर है IIT मद्रास। साथियों, IIT जो मद्रास है ये पूरे देश में पहले संस्थान पर रहा। मैं अगर बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा निकाला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF, और 2024 में IIT मद्रास पहले स्थान पे। इसके बाद IISS बेंगलुरु, IIT बॉम्बे का स्थान रहा। अगर ओवरऑल मैं इसकी बात करूं कि क्या स्थिति रही है राज्यों में इंस्टीट्यूशन की, पूरे देश में इंस्टीट्यूशन की क्या स्थान रहा है, तो साथियों ओवरऑल पहले स्थान पे जैसा मैंने कहा कि IIT मद्रास रहा। दूसरे स्थान पे IISC बेंगलुरु, IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पे, जबकि चौथे स्थान पे IIT दिल्ली और पांचवें स्थान पे रहा IIT कानपुर। तो ये आपके टॉप 5 इंस्टीट्यूट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आपसे सीधे सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर साथियों इसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा रहा 2024 में NIRF की रिपोर्ट में, तो IISC जो बेंगलुरु हमारा है वो पहले पायदान पे रहा, जबकि JNU को दूसरा स्थान पूरे देश भर में मिला है, और जामिया इस्लामिया नई दिल्ली तीसरे स्थान पे, और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो मणिपाल में है उसे चौथे पायदान पे रखा गया है। इसमें भी टॉप 4 आप याद कर लीजिए। जो टॉप 4 के हैं ये वो हैं बेंगलुरु में IISC जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो पहले स्थान पे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे, जामिया इस्लामिया तीसरे। कम से कम 3 पायदान को आप याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात कर लेता हूं। जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनमें IIT मद्रास पे पहले स्थान पे रहा, IIT दिल्ली दूसरे स्थान पे रहा, IIT बॉम्बे तीसरे, IIT कानपुर चौथे, जबकि IIT खड़गपुर पांचवें स्थान पे रहा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कि हाल ही में डिजिटर्म प्लान किसने लॉन्च किया है? SBI ने, LIC ने, टाटा ने या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने हाल ही में डिजिटर्म प्लान लॉन्च किया है। अगर बात हम LIC की करें साथियों तो LIC जो हमारा है देश में जीवन बीमा की एक महत्वपूर्ण सरकारी कंपनी है। हालांकि सरकार भी इसे प्राइवेटाइजेशन करने में लगी हुई है। अगला सवाल है साथियों कि भारत ने मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किस देश के साथ कर रहा है प्रेजेंट टाइम में? फ्रांस के साथ, रूस के साथ, श्रीलंका के साथ या इंडोनेशिया के साथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका के साथ भारत मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कर रहा है। साथियों बहुत सारे सैन्य अभ्यास ऐसे हैं जो शक्ति के नाम पे रहते हैं, जिन्हें हमें याद करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रांस है
इसके साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वह है वरुण शक्ति। वरुण शक्ति एक्सरसाइज होता है हमारा फ्रांस के साथ। जबकि रसिया के साथ अगर बात करूं तो रसिया के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम है इंद्र शक्ति। तो इंद्र शक्ति रूस के साथ, वरुण शक्ति करते हैं फ्रांस के साथ। इंडोनेशिया के साथ हम करते हैं साथियों, एक तो गरुड़ शक्ति करते हैं और दूसरा समुद्र शक्ति करते हैं। तो गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दो एक्सरसाइज हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। रसिया के साथ करते हैं इंद्र शक्ति, फ्रांस के साथ करते हैं वरुण शक्ति, जबकि श्रीलंका के साथ हम करते हैं मित्र शक्ति। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका सही आंसर आप साथियों 71वें स्थान पे रहा भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में। अगर मैं अन्य देशों की क्या स्थिति रही, अगर उसकी बात करूं साथियों, तो चीन 69 गोल्ड, 27 सिल्वर, 24 ब्रांज और टोटल 90 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। जबकि अमेरिका 38 गोल्ड, 42 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, टोटल 122 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया तीसरे, जापान चौथे स्थान पर रहा। लेकिन पाकिस्तान हमसे ऊपर 62 पोजीशन पे रहा, क्योंकि जो अरशद नदीम था भाला फेंक का खिलाड़ी, उसने नीरज चोपड़ा को फाइनल में हरा के गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। पाकिस्तान को साथियों एकमात्र मेडल मिला था, वो था गोल्ड मेडल। गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। हमारे जो टोटल मेडल है वो है 6। इसके बावजूद हम लोग 71वें स्थान पे हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एकमात्र मेडल जो है वो गोल्ड मेडल है। इस वजह से वो 62वें स्थान पे है। तो ये लिस्ट आप याद रखिएगा, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चाइना पहले स्थान पे साथियों, यूएसए दूसरे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, जापान चौथे, पाकिस्तान 62वें और भारत 71वें स्थान पे रहा। आपके एग्जाम में जो सवाल बनाया जा सकते हैं साथियों वो इस तरीके से हैं कि भारत में जो 6 पदक आए हैं उन 6 के 6 पदकों में कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन से पदक किस किस गेम में खेले हैं। सबसे पहले बात करूंगा मनु भाकर जी का, जिन्होंने देश के लिए एक अहम पदक जीता। 10 मीटर महिला एयर पिस्टल में शूटिंग में मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिश्रित मिक्स टीम वाला है उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। स्वप्निल कुशाले हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया 50 मीटर राइफल पोजीशन में। इसके अलावा साथियों भारतीय हॉकी टीम को भी कांस्य पदक मिला है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, उन्हें सिल्वर मेडल मिला है। जबकि अमन सहरावत को 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो टोटल 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर यानी 6 मेडल के साथ भारत इस ओलंपिक में 71वें स्थान पर रहा। और कौन सा सवाल आपसे बनाया जा सकता है साथियों? तो अगला सवाल बनाया जा सकता है कि ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से ध्वजारोहण किसने किया था, यानी ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक कौन थे पेरिस ओलंपिक में जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी? तो उसमें एक तो शरद कमल थे और दूसरी थी पीवी सिंधु जी। तो स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जी और शरद कमल साहब, ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक थे। जबकि क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में साथियों, क्लोजिंग सेरेमनी में क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं। क्लोजिंग सर मैंने शायद सीन लेना भूल गया। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या हुआ, एक तो मनु भाकर, 2 मेडल विजेता मनु भाकर, और इसके अलावा इंडियन हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे श्री राजेश, तो श्री राजेश और मनु भाकर क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे। और हम सभी को पता है कि इस बार जो ओलंपिक संपन्न हुआ है वो पेरिस में हुआ है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है और ये है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सीन नदी का। आज का साथियों आखिरी सवाल है कि हाल ही में ए के राणा
किस संस्था के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं? सेबी, एसबीआई, एलआईसी या इसरो? इसका सही आंसर है एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए जो मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है ए.के. राणा। बात साथियों अगर एसबीआई की जाए तो एसबीआई को पहले हम इंपीरियल बैंक के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना तब 1921 में की गई थी। बाद में क्या होता है कि 1955 में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है और 1 जुलाई 1955 को इसे एक नया नाम दिया जाता है भारतीय स्टेट बैंक। और तब से इसकी गठन को माना जाता है। तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि एसबीआई का गठन कब हुआ तो आपको कहना है 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में मिलेगा। साथियों मुंबई में कई महत्वपूर्ण मुख्यालय भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मैं एसबीआई की बात करूं, एसबीआई के इस समय साथियों जो चेयरमैन है, ये सवाल पूछा जाता है एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा एसबीआई के जो हैं वो चेयरमैन हैं, जबकि अभी एमडी बनाए गए हैं ए.के. राणा जी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो ये था साथियों आज का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए DCAS इंस्टीट्यूट को। साथ ही अपना शिकायत और सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।